9 होगा और इस चैप्टर का नाम क्या है, नए साम्राज्य और राज्य जो है वो इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, और ये आपका जो क्लास 6 है उसकी एनसीईआरटी आपका जो सोशल साइंस की है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9 को। देखिए यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है कि अरविंद राजा बना। ठीक है, अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। ठीक है, अरविंद कौन है, ये बॉय है। ठीक है, उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपाले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। ठीक है, जैसे राजा लोग कैसे मतलब तलवार पकड़ लेते हैं और चलते हैं, उसी तरह से ये भी बॉय जो जिसका नाम अरविंद है वो सोचता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। ठीक है, यानी एक राजा जब बना है तो ये सब काम भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। ठीक है, तो ये सोचने लगता है ये बॉय। देखिए क्या बोल रहा है, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ जो है उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रशस्तियों के बारे में बात किया जाए तो कह रहा है कि दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के जा रहा था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त जो महान थे उनके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या कि चंद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभवत खुदे हुए एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। किसके बारे में, तो चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। ठीक है, तो ये हरिसेन उन्हीं के दरबार में रहते थे तो उनके द्वारा काव्य की रचना से पता चलता है। यहाँ पे देखिए क्या बात किया जा रहा है कि यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। ठीक है, ये मतलब खास तरह का अभिलेख है, इसे प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, प्रशस्ति कहते हैं, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था जिसे क्या बोला जाता है कि आपको जैसे पहले से ही प्रचलन में था। जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र जो सातकर्णी की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ जाता है। ठीक है, और गुप्त काल में क्या होता है कि इसका महत्व और बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि प्रशस्तियों की समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा एक योद्धा, ठीक है, राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। ठीक है, यानी जो कवि है उन्होंने राजा की प्रशंसा की है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया, किसको, राजा को। ठीक है, और प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ठीक है, यानी एक लाइन यहाँ से लिया गया वहाँ से उठा करके। तो देखिए क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहों की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के द्वारा से भरे होने का कारण अंदर अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है, यानी जब युद्ध करने जब राजा जाते हैं तो उनको ये सब चीज़ें का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसी के अलावा देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए ये जो है आपका सिक्का है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बीना बजाने वाला राजा चंद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए पूरा दे रहा है ना, पूरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो भी चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे बोल रहा है क्या आपको कि कहा जा रहा है कि आप जो मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है
तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी दिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मानचित्र से हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने क्या किया, समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। ठीक है, हार जाने के बाद भी उनको ये अनुमति दी गई कि आप राजा बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला है कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम में कई गण और संघ जो चैप्टर 5 में याद करने के लिए कहा गया है, जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। ठीक है, चलिए आते थे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। ठीक है, किससे, तो समुद्रगुप्त से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानचित्र में प्रयाग यानी इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था, प्रयाग। ठीक है, चलिए अलग देखते हैं क्या, उज्जैन, पाटलिपुत्रा मतलब पटना ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था, बात किया जा रहा है। और ये जो पिक्चर दिया हुआ है इंडिया का मैप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे पहले तो हम लोग डिटेल में देख रहे ले रहे हैं कि कौन सा कलर क्या डिनोट करेगा। तो पिंक कलर क्या है आपका, तो आंतरिक राजा है, ये बाहरी राज्य है थोड़ा हल्का सा ब्लू, और आर्यावर्त जो ग्रीन वाले हैं, और ये नगर है ब्लैक वाले, और गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर है। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग क्या है, ये हमारा क्या है, ये आंतरिक और बाहरी को पहले देख लेते हैं। ये क्या है, देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा जो है वो आंतरिक है, पिंक वाला क्या है, आंतरिक है, ये जितना भी एरिया है वो आंतरिक है। ठीक है, और ये क्या है कि आपका बाहरी है। ठीक है, ये क्या है, बाहरी हो गया। और आपका देखिए ग्रीन वाला क्या था, तो आर्यावर्त था। तो आर्यावर्त देखिए क्या है, तो आर्यावर्त देखिए यहाँ से लेके कन्नौज से मथुरा, कन्नौज से लेके पाटलिपुत्रा, प्रयागराज, ये सब आर्यावर्त में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ब्लैक से जितना भी चीज़ दिखाया गया वो क्या था, उस समय का नगर था। ठीक है, यानी नगर देखिए यहाँ पे आपका क्या है, नगर थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, उसी तरह प्रयागराज, उज्जैन, बल्लवी, भरूच, सातवाहन हो गया, उसी तरह से पाटलिपुत्रा हो गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐहोल और चालुक्य की बात की जा रही है। ठीक है, ऐहोल चालुक्य की बात की रही, अमरावती है, उसके अलावा ये सब भी है। ठीक है, अरिकामेडु, पल्लव, कांचीपुरम, पुहाड़, चोल, मदुरई, ये सब जो हो गए वो हमारे नगर है। और ये देखिए, और गुप्त वंश द्वारा जीते गए जो जितने भी आपको पूरब वाला जो साउथ में दिख रहा है, तो देखिए ये जो है आपका गुप्त द्वारा जीता जाता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है अगला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं, तो सॉरी वंशावली दिया हुआ है। तो अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। ठीक है, पूर्वजों के बारे में बताया गया था प्रशस्ति, यानी जिसमें प्रशंसा की गई थी। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगण की थी। ठीक है, किसकी माँ थी, तो समुद्रगुप्त की माँ, जो इनका नाम क्या था, कुमार देवी थी, जो लिच्छवीगण की थी। और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, और उन्होंने महाराजा धीराज
और जैसी बड़ी उपाधियां धारण की किसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज की। ठीक है, और देखिए इनके पिता जो थे चंद्रगुप्त वंश के जो पहले थे, तो वो महाराजाधिराज का उपाधि धारण करते हैं, और समुद्रगुप्त भी ये उपाधि धारण करते हैं महाराजाधिराज के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2 राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में उल्लेख है। ठीक है, दादा और परदादा जो थे वो महाराजा के रूप में उल्लेख किया गया हुआ है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा अधिराज और महाराजा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन पहले और कौन बाद में होगा। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो कह रहे हैं क्या कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसके बेटे थे, तो समुद्रगुप्त के बेटे थे। उनके बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है कि उन्हें पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। और जो हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। चलिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ था तो उसको देखे नहीं थे हम लोग। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है विक्रम संवत की। विक्रम संवत कब स्टार्ट होता है, तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत को स्थापना की थी। ठीक है, चलिए और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन और हर्षचरित की बात की जा रही है। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से हमें पता चलता, उसी प्रकार अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनियों से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा जो है वो हर्षवर्धन थे। उन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वानभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखित। किसने लिखा था, तो वानभट्ट ने लिखा था। ठीक है, हर्षचरित लिखा था। ठीक है, इससे हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। ठीक है, यानी वंशावली के बाद राजा जो बनने का प्रक्रिया था, सारी चीज़ों का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री वेनशांग, जिनके बारे में तुमने चैप्टर 8 में पढ़ा, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। ठीक है, कौन, वेनशांग। ठीक है, उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन किया, विवरण दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्ष जो थे, हर्ष से भी बड़े एक उनके भाई थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। और ठीक है, उनके बहनों जो थे वो कन्नौज के शासक थे। ठीक है, जो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जो आपने सुना होगा। चलिए देखते हैं किसने क्या किया। तो मगध और संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। ठीक है, जब उन्होंने नर्मदा नदी पर को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे डिटेल में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा था। देखिए यहाँ पे जो है पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है इस काल में पल्लव और चालुक्य जो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है, तो ये आपके पल्लव, चालुक्य और आपके पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है तो कह रहा है क्या कि पल्लवों का राज्य उनकी
राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच फैला था। ठीक है, चालुक्य का कहाँ था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के पास था। और कांचीपुरम के आसपास किसका था? तो आपका कांचीपुरम के आसपास से लेकर के कावेरी पट्टनम डेल्टा तक, कावेरी नदी के डेल्टा तक किसका था? तो पल्लवों का था। ठीक है, चलिए कांचीपुरम। अगला क्या बोल रहा है कि चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ऐहोल थी। और पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम दिया, देखा है आपने। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कौन? तो आपका चालुक्य वाला जो था ऐहोल थी। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गई। कौन? ऐहोल, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे। ठीक है, पल्लव और चालुक्य मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। ठीक है, यानी बहुत ही सारे चीज़ें वहाँ पे थी। ठीक है, देखिए पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनकी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से प्राप्त होता है, पता चलता है। ठीक है, तो किसके थे दरबारी कवि? तो पुलकेशिन द्वितीय के। कौन? तो रवि कीर्ति। ठीक है, इससे उनके पूर्वजों खासकर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक है, यानी चाचा से इनको ये राज्य मिला था। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। और हर्ष का अर्थ होता है आनंद होता है। ठीक है, कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था। ठीक है, और जिसे कांचीपुरम की दीवारों के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, पल्लव राजा को। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ कि पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश जो थे वो दुर्बल हो गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। और इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। ठीक है, जो क्लास 7 में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए इन्हें राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। ये जो राज्य जीतते थे या पहले से जो राजा थे वो कैसे चलाते थे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पहले के राजा की तरह इन राज्यों के लिए भूमि का कर सबसे महत्वपूर्ण कर था। भूमि से जो कर लेते थे वो महत्वपूर्ण कर था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए जो बदलाव आए और राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो है अनुवांशिक पद बन गए थे, उनके बारे में बोल रहा था। तो बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि रवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक या मुख्य न्याय अधिकारी थे। ठीक है, यानी हरिसेन के पिता भी के बाद हरिसेन बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे। जैसे हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार माते यानी एक महत्वपूर्ण मंत्री या तथा एक संधि विग्रहक यानी युद्ध की शांति के लिए विषयों के भी मंत्री थे। ठीक है, संधि विग्रहक का मतलब क्या होता है कि युद्ध और शांति के विषयों के जो मंत्री होते हैं वो कौन थे। तो ये आपके हरिसेन भी थे, यानी एक इंसान 2 भी पद ले सकता था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। उनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर जिसको कहते थे, यह शहर का व्यापारी होता था। ये सतवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। और प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार कहते थे तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछ सकता है कि ये इसका मतलब क्या है। तो याद रखिएगा कि नगर श्रेष्ठ यानी बैंकर जो होता था शहर का व्यापारी होता था। सातवाह जो होता था वो व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। प्रथम कुलिक जो होता था मुख्य शिल्पकार और कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा आपसे हम लोगों से पूछा जा सकता है।
देखिए, इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति अब इतने अधिक प्रभावशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। मतलब ज़्यादा उनमें जो प्रभावशालीता हो जाती थी तो वो अपना स्वतंत्र राज भी बना पाते थे। ठीक है, बहादुर होने के अलावा उनमें विशेष गुण होते थे। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है एक नए प्रकार की सेना की बात की जा रही है। कुछ राजा अभी भी पुराने राजों की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। इसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर उसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आपका क्या होता था कि आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनाओं को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूदान दिया जाता था, भूमिदान दे दिया जाता था, और दी गई भूमि से ये क्या करते थे कि कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल कर सकते थे। साथ ही साथ वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। कुछ समय इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे, जो हथियार भी जुटाते थे और क्या करते थे कि सेना घुड़सवार घोड़ों को देखभाल भी करते थे। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते थे? सामंत कहते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होता तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, यानी खुद ही राजा बन जाने का कोशिश करने लगते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाई के लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय राजाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न कार्य, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूमि स्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। ठीक है, संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ठीक है, इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं ठीक है, इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं जो थी शताब्दियों तक चलती रही थी। ठीक है, मतलब बाद में भी चलता रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। उस जमाने में आम लोग का जीवन देखते हैं क्या था, तो देखते हैं जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलकी हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलते हैं। चले उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और इन नाटकों में एक जो है रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम का कहानी है। ठीक है, एक नाटक में एक गरीब मछुआरा के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ठीक है, यानी विभिन्न तरह के नाटक में अलग अलग कहानियाँ हैं। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। ठीक है, देखिए यहाँ बात किया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। ठीक है, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल से उस पर चोरी का आरोप लगाया, और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो वह पुलिस में खबर करता है, तो कुछ उसके साथ इसी तरह बर्ताव किया जाएगा। ठीक है, तो क्या उसके साथ इसी तरह बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्रकृति में उपदेश दिए, और राजाओं का नाम बताओ जिसने प्रकृति में अभिलेख लिखवाए। ठीक है, यानी अध्याय 6 और 7 में देखने की बात की जा रही है, हमने देख चुका है इस चीज़ को। देखिए, चीनी तीर्थयात्री का फासियान का ध्यान उन लोगों को दुर्गति पर भी गया। ठीक है,
देखिए आगे बोल रहा है कि जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर और बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ठीक है, आगे देखिए, एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेनाओं का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। चलिए यहाँ पे बात देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। राजा की सेना की बात की जा रही है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। उनके हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग से आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसे सोने के पायदान भी शामिल थे। ठीक है, खाने पीने का सामान होता था, जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों एवं हाथी जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि उनकी शिकायत कर कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। ठीक है, या कोई भी शिकायत कर सके या फिर अनुरोध, कोई भी विनती पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों को झोपड़ी या हाथी कुचल डालते थे और क्या होता था कि व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे सेना के साथ जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बना। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलिए देखते हैं हम लोग जो भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है, तिथि की बात की जा रही है। तो देख लेते हैं गुप्त वंश की शुरुआत कब होती है। तो साल 1700 पहले होती है, 1700 साल पहले होती है। हर्षवर्धन का काल क्या है, तो 1400 साल पहले की बात की जाती है। तो इस तरह से हमने जो चैप्टर आपका क्या है 9 है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।